जून महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और आज के वीडियो में है नेशनल न्यूज़, फिर इंटरनेशनल न्यूज़, फिर इम्पॉर्टेंट डेज, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट, यानी सब कुछ इस वीडियो में है, क्योंकि रिवीजन ही आपको सक्सेस दिला सकता है। तो चलिए पूरे जून महीने को रिवाइज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में रिवाइज़ करेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें पीपीटी का यूज़ किया गया है और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट्स, यानी कौन से लोग चर्चा में हैं। तो सबसे पहले हैं पीके श्रीवास्तव, जो कि बनाए गए हैं न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो एक कमिटी होती है जो कि रिकमेंड करती है। कौन सी कमिटी होती है, तो इस कमिटी में 3 मेंबर होते हैं। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन है, फिर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। कौन है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर? अमित शाह। और फिर है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। यानी इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, तो ये अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि बने हैं पीके श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन है, तो वो है प्रोफेसर कोलेस्टेस सोलो, जो कि अर्जेंटीना की है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनी है? फीमेल सेक्रेटरी जनरल। ये पूरे वर्ल्ड में पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं WMO की। ये किसको सक्सीड की हैं, तो ये की हैं प्रोफेसर पेट्री टैलेस को, जो कि फिनलैंड की थी। तो आपको याद रखना होगा इनका नाम जो है प्रोफेसर कोलेस्टे सोलो, और ये कहाँ की हैं, तो ये है अर्जेंटीना की। इस चैनल पे काफ़ी दिन से करंट अफेयर शेयर किया जा रहा है, और ये जो PPT है वो एक्सपीरियंस के साथ बनाया गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यू DG ऑफ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए DG कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। ये किसको सक्सीड किए हैं? सुजॉय लाल थ्योसन को। ठीक है, वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। न्यू चीफ ऑफ रॉ के न्यू चीफ कौन बने हैं, तो वो बने हैं रवि सिन्हा। ये काफ़ी सालों से अपना टाइम अपना कार्य इंटेलिजेंस एजेंसी में करते आ रहे हैं। इन्होंने सक्सीड किया है समंत कुमार गोयल को, और ये न्यू चीफ हैं रॉ के। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चेयरमैन ऑफ सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? वो है श्री अरविंदो प्रकाश। ठीक है, ये चेयरमैन बने हैं स्टील यानी कि सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो ये बने हैं मिस्टर जनार्दन प्रसाद, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के से इन्होंने MSc किया था जूलॉजी में, और अपना काफ़ी साल इन्होंने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया है, और आज ये वहाँ के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। देखते हैं नेशनल न्यूज़ जून महीने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड स्टोरेज बनाया जा रहा है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इस स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपया, ताकि फूड स्टोरेज को स्टोर किया जा सके। फूड स्टोरेज को स्टोर करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में फूड क्राइसिस जो हो जाती है, जैसे अभी हाल में इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है राइस का। साथ में आपने देखा कि टमाटर के दाम कैसे बढ़ गए हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक बड़ा सा फूड स्टोरेज बना रही है, और ये केवल इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा स्टोरेज हो रहा है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी की जो है वो है 14,050 लाख टन्स। और कितने रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो 1 लाख करोड़। ठीक है, ये प्लान के अंतर्गत डिफरेंट मिनिस्ट्री को मर्ज किया जा रहा है, और जो भी मिनिस्ट्री काम के नहीं है उनको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। आपको कुछ याद दिला रही होगी कोरमंडल और एक्सप्रेस दुर्घटना, जिसमें 3 ट्रेन आपस में टकरा गए थे। ये दुर्घटना हुई थी 2 जून सुबह 2 बजे के करीब, जब कोरमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, बांगा बाजार रेलवे स्टेशन जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना में क्या हुआ जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये कोरमंडल एक्सप्रेस है जो कि रेड कलर की है। ये अप मेन लाइन पे जा रही थी। ठीक है, और वही दूसरी ट्रेन जो कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी, वो डाउन मेन लाइन से जा रही थी। ठीक है, दोनों ही ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला और वो दोनों ट्रेन आराम से चल रही थी। लेकिन जो कोरमंडल एक्सप्रेस है उसने एक गलती की, अप लूप लाइन की तरफ वो मूव कर लिया। अप लूप लाइन में ऑलरेडी गुड्स ट्रेन चल रही थी। ठीक है, तो पहले तो वो उस ट्रेन से टकराई, और उसके कुछ डब्बे जो हैं वो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से टकराए। इसमें बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी, लगभग 300 के करीब लोगों की डेथ हो गई इस दुर्घटना में।
क्योंकि ये 3 ट्रेन के बीच में ये घटी, जिसमें एक तो गुड्स ट्रेन था, दूसरा जो कोरमंडल एक्सप्रेस था और तीसरा जो था वो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस था। ये दुर्घटना बहुत कुछ बयान करती है इंडियन रेलवे सिस्टम का, और इसके लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाने की ज़रूरत है, जिसके संदर्भ में कवच सिस्टम की बात आती है, वो भी जानेंगे। तो हमने क्या देखा, 2 जून 2023 को कोरमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी और दूसरी ट्रेन जो कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस थी, दोनों, और तीसरी ट्रेन गुड्स ट्रेन, इन तीनों ट्रेन के बीच में टकराव हुआ और घायल हुए, काफ़ी लोग घायल हुए। ये दुर्घटना बहुत ही बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। अगर हम बात करते हैं कवच सिस्टम का, जो कि बजट 2023-24 में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। कवच एक इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो सिस्टम है इसमें क्या है और कैसे ये ट्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तो देखिए, ट्रेन जब आता है तो उसे रेड या ग्रीन सिग्नल मिलता है। सबसे पहले तो उस दोनों ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलना चाहिए था। खैर कोरमंडल एक्सप्रेस ने गलती की थी, वो उसे जिस लाइन पे जाना था वो उस लाइन से बदल के लूप लाइन की तरफ मूव किया था, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, और जाकर वो ट्रेन से टकरा गया था। ये गलती जो हुई है वो मैनुअल गलती मानी जा रही है, क्योंकि अगर सिस्टम देखा जाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम अगर लग जाता कवर सिस्टम, तो ऑटोमेटिक ट्रेन में ब्रेक लगाने की फैसिलिटी मिलेगी अगर कोई ड्राइवर मैनुअली ट्रेन को नहीं रोक पाता है। ठीक है। दूसरा जो अच्छा है कवर सिस्टम में, ये ट्रेन को कोलाइड करने से रोकती है, क्योंकि ये रेड और ग्रीन सिग्नल इंडिकेट कर सकती है। ठीक है। तो ट्रेन को अगर जैसे कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, और उस ट्रेन को लग रहा है आगे, ऑटोमेटिकली ट्रेन को ऐसा लगे कि आगे डेंजर है, तो रेड सिग्नल आ जाएगा और ऑटोमेटिकली ट्रेन अपने आप को ब्रेक कर सकती है। ये है कवच सिस्टम। ठीक है। जल्द से जल्द सरकार को इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ऐसी बड़ी दुर्घटना को रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टी योजना, जो कि अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में था। मिस्टी यानी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसके अंतर्गत क्या होगा, मैनग्रोव को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पे मैनग्रोव है, और हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो देख लेते हैं मैनग्रोव से। मैनग्रोव जो है वो है सुंदरबन में, उसके अलावा महानदी, कावेरी गोदावरी, उसके अलावा है कावेरी, देन रतनगिरी, गोवा और फिर गुजरात में। ये प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आते हैं कि कौन से प्लेस में मैनग्रोव नहीं होता है, या इंडिया का कौन सा रीजन जो मैनग्रोव के लिए पॉपुलर है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में। अमृत धरोहर योजना, जो कि अभी हाल में लॉन्च किया गया, ये योजना क्या है? इस योजना का मोटिव है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अमृत धरोहर योजना स्कीम टू प्रोवाइड वैल्यू ऑफ लोकल कम्युनिटी इन कंजर्विंग द वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड क्या होता है? जैसे कोई नदी या तालाब होता है, उसके पास के जो रीजन होते हैं उनको वेटलैंड कहा जाता है, और इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर अभी हाल में आपने न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में यमुना में फ्लड आया था। यमुना में फ्लड आने का कारण था कि यमुना का जो पानी है वो जहाँ से निकलता है और जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ काफ़ी सालों से पहुँच नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सूख जाता था और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता था। इस साल यमुना बिल्कुल अपने पाथ को फॉलो करते हुए, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई थी, अपने जहाँ स्थान से उसे जाना था वहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अपना घर बना लिए थे उस प्लेस पे। तो यमुना तो बिल्कुल सही थी, उसे जहाँ जाना था वहाँ वो गई, लेकिन हम लोग गलत थे, क्योंकि हमने क्या किया था, वहाँ पे घर बना लिया था, और इसीलिए भारी नुकसान सहना पड़ा। ठीक है। तो यमुना फ्लड तो याद होगा। कहने का मतलब ये है कि जो वेटलैंड होता है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी संदर्भ में अमृत धरोहर योजना स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा। वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम दृष्टि है, ये बनाया जा रहा है। अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम एक अग्नि मिसाइल है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब देख लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट डिफाइन होता है। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस गिरता है। ठीक है। काफ़ी लंबा टारगेट रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हर कंट्री इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, और अग्नि प्राइम जैसे कि हम सभी जानते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका रेंज है 1000 to 2000। अग्नि सीरीज चलाई जा रही है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। ये एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसके अंतर्गत अभी अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि सीरीज जो है वो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम का एक पार्ट है। उसके अलावा पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल है।
इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने फ्लैग ऑफ किया इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज़ चेन्नई से श्रीलंका। ये जो क्रूज़ है वो बनाया गया MV इम्प्रेस के द्वारा, जिसका कॉस्ट है 17.21 करोड़। ये एक इंटरनेशनल क्रूज़ है, ठीक है, जो कि अंडमान, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप होते हुए जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे टर्मिनल बनाने की बात चल रही है। तो अभी तो हमने देखा चेन्नई से श्रीलंका बना है, बाद में अंडमान में भी बनेगा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, मुंबई, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो एक बड़ा सा एक प्लान है हमारा, और ये इंटरनेशनल क्रूज़ है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। जी हाँ, इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, और पहला कौन है, वो है चाइना, क्योंकि वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। तो जी हाँ, इंडिया में हरियाणा के जिन डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन। कोल इंडिया अंडर कंपटीशन एक्ट। अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही थी इस पर। कोल इंडिया को कंपटीशन एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि कोल इंडिया कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि कोल इंडिया ने क्या किया कि कुछ ज़्यादा ही माइनिंग कर दी थी कोल की, और एक मोनोपोली की तरह उभर के आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस पर केसेस हुआ, तो ये जाना गया कि कोल इंडिया तो कंपटीशन एक्ट में ही नहीं आता, उसका तो मोनोपोली है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना कि क्यों नहीं आता, कोल इंडिया आना चाहिए। तो इसीलिए कोल इंडिया को अब कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत डाल दिया गया है। और कोल इंडिया जो है एक ऐसा बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा चलाया जाता है। इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 6th एडिशन नेवल एक्सप्रेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है एकता, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, वो कंडक्ट कराया गया। ये 6th एडिशन है। ट्रिलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज कराया गया है इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में। ये गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट कराया गया। इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में ये पहला एक्सरसाइज है, और इसका नाम है ट्रिलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज। कोमोडो एक्सप्रेस, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था कोमोडो एक्सरसाइज, जो कि ये एक्सरसाइज कहाँ हुआ, तो देखिए ये एक्सरसाइज जो है वो हुआ है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंडोनेशिया में ये एक्सरसाइज कराया गया है। ये 4th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, और इसमें इंडो पैसिफिक कंट्री मिलके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक काफ़ी न्यूज़ में था अभी हाल में, और आपने देखा होगा क्वाड भी इसी रिलेटेड बनाया गया है, ठीक है। तो कोमोडो एक्सरसाइज क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि करवाया जा रहा है इंडोनेशिया में। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, और अभी हाल में 5 नए मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। UNSC कंप्रोमाइज़ करता है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें से 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, जो कि परमानेंट हैं यानी कि हमेशा के लिए हैं, जैसे कि फ्रांस, USA, ब्रिटेन, रसिया एंड चाइना, ठीक है। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो बदलते रहते हैं, और अभी हाल में 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट किया गया है। वो है अल्जेरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरिया और सर्बिया का, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट, तो वो है UAE के प्रेसिडेंट। जून में UAE के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, सॉरी, जून में जो प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो है UAE के। अब सवाल आता है, क्या इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहा है? बिल्कुल रहा है, और इंडिया अभी हाल में 2022 के दिसंबर में अपॉइंट किए गए थे एज ए प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था। हाई सीज ट्रीटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी यानी कि UN क्लॉज आया था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, ओशन को गवर्न किया जाता है। इस लॉ में बताया गया कि कोई भी कंट्री अपने पास के रीजन के ओशन को अपना बता सकती है, लेकिन ओशन क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि किसी भी कंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार हाई सीज ट्रीटी लाया गया है। हाई सीज ट्रीटी बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि COP15 में भी इसके बारे में जिक्र की गई थी, जिसके अंतर्गत 30% ऑफ ओशन को बचाना है हाई सीज ट्रीटी से। क्या होता है कि बहुत सारे रीजन में पॉल्यूशन भी हो जाता है, जैसे कि आपने ग्रेट डिस्पैच का नाम सुना होगा, एक पार्टिकुलर ग्रेट पैच एक रीजन है इंडो पैसिफिक में, जहाँ पे मतलब डस्टबिन बना दिया गया है उसको, बिल्कुल कचरे को, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक और बहुत सारे वेस्टेज वहाँ पे डंप किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है ओशन के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हाई सीज ट्रीटी लाया गया है। वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें।
इस्टोनिया ने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज। ये न्यूज़ आपने सुना होगा। देख लेते हैं इस्टोनिया है कहाँ पे। तो देखिए इस्टोनिया है यहाँ पे, ठीक है, लैटविया के पास है ये इस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया। लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज यानी कि वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो गया है। रिपोर्ट और रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया का रैंकिंग ओवरऑल, इंडिया एक NIRF रिपोर्ट आती है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा निकाला जाता है। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में डिफरेंट रैंक दिए जाते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है वो देख लेते हैं। ओवरऑल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऐसे भी CUET एग्ज़ाम हो चुके हैं और लिस्ट भी आ चुके हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए यहाँ पे है NIRF के अंतर्गत ओवरऑल यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी IIT आता है। लगभग 5 पोजीशन तक तो IIT ही है। पहला IIT मद्रास, फिर बेंगलुरु, फिर दिल्ली, फिर मुंबई और फिर है कानपुर, ठीक है। अब 6 पे आ जाता है आपका एम्स एग्ज़ाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि न्यू दिल्ली में है। 6 पोजीशन पे आता है। फिर IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, ठीक है। तो ये 8th पोजीशन तक है। फिर आपका 10th पोजीशन पे आ जाता है JNU, ठीक है। तो ये है कंप्लीट ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि टॉप 5 कौन है, IIT है और 6 पे एम्स है। अगर हम देखते हैं टॉप 5 रैंक, तो फिर वही, ठीक है, IIT है। फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट आई जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या आया, क्या दिखाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कौन सा रोड सस्टेनेबल है। थीम बहुत इंटरेस्टिंग था, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। सस्टेनेबल रोड क्या होता है, ऐसा रोड जो काफ़ी साल तक चले, फ्यूचर में भी वो रहे। इसके लिए क्या करना होगा सस्टेनेबल रोड बनाने के लिए, क्योंकि रोड बनाने के लिए पेड़ काटने ही पड़ते। तो जब हम पेड़ काट रहे हैं तो कहाँ से इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रोड बन सकता है? बन सकता है जब हम उस रोड को बनाने में पानी का ज़्यादा खर्च ना करें, वाटर कंजर्वेशन करें, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगाएं और कार्बन इम्प्रिंट्स जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको कम जनरेट करें, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स केरला ने अनाउंस किया है। ये 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा रिलीज़ किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस रिपोर्ट को बताया 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसके अंतर्गत केरला टॉप प्लेस पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडिया जो है इस बार अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिया का पोजीशन जो है वो 8th प्लेस एबव गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखाता है इंडिया का, और जेंडर पैरिटी जो होती है उसको कम करता है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो अभी हाल में इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 127, और इसमें टॉप कौन है? तो वो है आइसलैंड। इसमें आइसलैंड जो है वो एक टॉप कंट्री है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो जेंडर गैप को इंडिकेट करता है, और इसमें 5 पैरामीटर हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पैरामीटर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देख लेते हैं पैरामीटर क्या क्या है। तो हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट, इकोनॉमिक प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पार्टिसिपेशन। इंडिया आपको सर्च करके बताना है इंडिया का इन सभी में से किस में कम रहा, ठीक है। तो आप थोड़ा सर्च करें इस पर, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये जो है 4 ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके आधार पे ये रिपोर्ट निकाली जाती है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा। वॉक फ्री फाउंडेशन ने रिपोर्ट निकाली ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। देखिए मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में भी स्लेवरी है, ग्लोबल स्लेवरी, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डेड लेबर होना, या फिर घर में काम करवाना बच्चों से, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं आज भी। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सारे केसेस मॉडर्न स्लेवरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्लेवरी जो है वो वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया में होता है, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो है स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये है कम, और ज़्यादा की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि सभी लोग चाहते हैं एक अच्छे शहर में रहना, अच्छी तरह से रहना, अच्छे तरीके से रहना, और इसीलिए ये इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है ग्लोबल लिवएबिलिटी इंडेक्स, ये रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और कौन सी कंट्रीज़ में टॉप है? वो है वियना। और अगर हम इंडियन सिटीज़ की बात करें तो न्यू दिल्ली और मुंबई जो है वो भी इसमें आया है।
एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो रैंकिंग रिपोर्ट आई इसमें एक्चुअली लिस्ट लाइवेबल की रिपोर्ट आई थी। इसका मतलब कि कौन सी जो कंट्री है जहाँ पे रहना लोग पसंद नहीं करते, तो उसमें जो है वो न्यू दिल्ली और मुंबई का नाम आता है। ठीक है, अगर हम उसमें नंबर 1 देखें तो कोई भी डेमेस्कस में रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी बहुत सिंपल आती है लेकिन टफ लगता है, जैसे डेमेस्कस कौन किस कंट्री में है, तो आपको याद रखना होगा डेमेस्कस जो है वो सीरिया में है। स्पोर्ट्स देख लेते हैं। स्पोर्ट्स जून महीने का जूनियर हॉकी एशिया कप जो है वो ओमान में हुआ, जिसमें इंडिया जीती है, तो इम्पॉर्टेंट होता है जूनियर हॉकी एशिया कप। और कैप्टन इसके उत्तम सिंह रहे। इंडिया ने 2004, 2008 और 2015 के बाद अभी हाल में इसमें जीत हासिल की है। तो आपको वेन्यू ध्यान में रखना होगा, कहाँ है, ओमान में। कौन सी कंट्री विनर है, इंडिया, कैप्टन उत्तम सिंह। अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप, जिसके अंतर्गत इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 19 मेडल जीता। और ये जो पूरा जो टूर्नामेंट था वो कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि जून 4 से लेकर 7 के बीच में हुआ। इसमें टोटल मेडल जो है इंडिया ने 19 जीता और वही जापान ने 23 मेडल जीता और रैंक टॉप हासिल किया, जिसमें 14 गोल्ड थे, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अब हम इंडिया का भी देख लेते हैं। देखिए, इंडिया की जो एक लड़की है जिसका नाम है मलिक हीना, 16 वर्ष की लड़की ने इंडियन एथलेट में नाम कमा लिया, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 400 मीटर रेस में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट कप देख लेते हैं 2019 का, जिसे जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इंडिया इसमें रनर अप था और ये पूरा टूर्नामेंट लंदन में आयोजित किया गया। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हीड रहे, जो कि इंग्लैंड के हैं, और वही मोस्ट विकेट टेकर बना नार्थन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 आयोजित किया गया अर्जेंटीना में, जिसके विनर थे यूरुग्वे और रनर अप इटली। गोल्डन बॉल ऑफ द ईयर अर्जेंटीना के थाइगो एल्मेंडा को दिया जाता है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, किस कंट्री ने जीता, ये सवाल आ सकता है, तो ध्यान रखें ये पूरा टूर्नामेंट अर्जेंटीना में हुआ और जीता था यूरुग्वे। और इसमें रनर अप यानी कि किसको डिफीट किया गया, तो इटली को डिफीट करके जीता था। विमेन जूनियर एशिया कप 2023 आयोजित किया गया 8th एडिशन। और ये जो पूरा टूर्नामेंट था वो कहाँ हुआ, तो वो जापान में आयोजित किया गया। ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। ठीक है, और द 2023 विमेंस विनर जूनियर एशिया कप वॉज द 8th एडिशन ऑफ विमेन एशिया कप। और इस पूरे टूर्नामेंट जो कि 3 से 11 जून तक कंडक्ट करवाया गया, इसमें इंडिया विनर था। अवार्ड एंड ऑनर देख लेते हैं। एक इंडियन फिल्म जिसको WHO अवार्ड दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि किसी फिल्म को WHO अवार्ड दिया गया। वो फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये डायरेक्ट किया गया था वंदिता सहारिया के द्वारा विद स्पेशल प्राइज। यूरोपियन एसे प्राइज जो है वो दिया गया अरुंधति रॉय को। ये पिक्चर तो आप जानते ही होंगे, अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस राइटर है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है। और अभी जो इनको प्राइज़ दिया गया है यूरोपियन एसे प्राइज़, ये इनकी किताब आज़ादी के लिए दिया गया है। नेशनल वाटर अवार्ड, ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टेट उभर के आए जो कि जनरली किसी रैंकिंग और अवार्ड में बहुत पीछे रह जाते हैं। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा आयोजित किया गया, दिया गया, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड दिए। देखिए, अगर हम टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा और बिहार, जिसकी रैंकिंग जनरली हम देखते हैं किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में काफ़ी पीछे आती है अगर हम पॉवर्टी की बात करें, लेकिन आज इस रिपोर्ट में इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेशनल अवार्ड जो दिया गया है, वाटर अवार्ड, वो दिया गया है मध्य प्रदेश को। उसके बाद कुछ अवार्ड, उसके बाद सेकेंड रैंकिंग पे उड़ीसा है और थर्ड पे बिहार है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गंजम डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा में आता है, और नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में आता है। अगर हम बेस्ट इंडस्ट्री की बात करें जो वाटर कंजर्वेशन करता है, तो इसमें नाम आता है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो कि बेगूसराय बिहार में है। गांधी पीस प्राइज 2021 दे दिया गया है, किसे दिया गया है, गीता प्रेस जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया गया है गांधी पीस प्राइज 2021। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, देखिए मीशो एप्लीकेशन ऐप आपने यूज़ भी किया होगा कुर्ती वगैरह मंगवाने के लिए मीशो ऐप,
और NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि टॉप टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी है। इन दोनों ही कंपनी को इस रैंकिंग में रखा गया, जिस रैंकिंग का नाम क्या है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रैंकिंग। NPCI प्रिस्क्राइब करता है रूल, रेगुलेशन, गाइडलाइन और रिस्पेक्टिव रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी। NPCI प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रूटिंग, प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट सर्विस टू मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन UPI। ठीक है, यानी कि NPCI जो है वो UPI प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए ही है, और NPCI के रूल्स और रेगुलेशन से ही चलते हैं जितने भी UPI सिस्टम हैं इंडिया। ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट का जो हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एज ए ऑनर अवार्ड बाय डिफरेंट कंट्री। उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चला देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया है UAE के द्वारा, ठीक है, और वही लेजन ऑफ मेरिट दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ऑर्डर ऑफ लुगोहू, जी हाँ, ये अवार्ड अभी कुछ दिनों पहले दिया गया था पापियो न्यू गिनिया कंट्री के द्वारा। ठीक है, पापियो न्यू गिनिया कंट्री कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये एक ओशियन कंट्री है, मतलब ओशियन रीजन के पास है, और इसका नाम क्या है, पापियो न्यू गिनिया, जिसने ऑर्डर ऑफ लुगोहू दिया है। बुक एंड ऑथर्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, जैसे नालंदा। ये बुक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये बुक लिखा गया है अभय के द्वारा, और इस बुक में नालंदा की पूरी जर्नी को डिफाइन किया गया है। नालंदा कौन बनाया था, नालंदा को कौन तोड़ा, क्या हुआ, सब कहानी आपको इस किताब में मिल जाएगी। और अभी हाल में BPSC एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्योंकि होने वाला है तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो बिहार करंट अफेयर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आ जाते हैं बिहार करंट अफेयर से। तो बिहार करंट अफेयर्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें। और बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये है न्यूज़, बुक एंड ऑथर में नालंदा बुक लिखा गया है अभय के द्वारा। इनफैक्ट अभी हाल में मैंने आपको न्यूज़ बताया नेशनल वाटर अवार्ड, जिसमें मैंने बताया बरौनी जो है इंडस्ट्री थर्मल पावर स्टेशन, उसको भी अवार्ड दिया गया, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पावर ऑफ द थॉट BK शिवानी द्वारा लिखा गया। इनकी स्पीच आपने सुना होगा यूट्यूब पे, काफ़ी स्पिरिचुअल थॉट रहती है इनकी, तो उसी पे उन्होंने ये किताब भी रिलीज़ की है, द पावर ऑफ वन थॉट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो सोच हो वो फिक्स्ड हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी थॉट बार बार बदलेगी तो आप किसी भी चीज़ को नहीं पा सकते। रिंग साइड एक किताब है जो कि लिखी गई है विजय दारदा के द्वारा। यहाँ पे नाम मेंशन है विजय दारदा। कुछ चीज़ें पिक्चर से ज़्यादा याद होती है, इसलिए पिक्चर डालने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, तो देखिए जैसा कि आपको भी पता है कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ। वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था, सोशल जस्टिस फॉर ऑल इन चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटांसेस 2023 16 जून को बनाया जाता है, और इस बार का थीम था डिजिटल रिमिटांसेस टुवर्ड फिनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। देखिए डेज बहुत सारे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंटरनेशनल डेज की जरूर कर ले, क्योंकि इंटरनेशनल डेज से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटांसेस। उसके अलावा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो देखते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब है, 16 जून को, और इस बार का थीम बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या थीम था, हर लैंड हर राइट्स। यहाँ पे हर का मतलब क्या है, हर का मतलब वो है, और वो लड़की को इंडिकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जेंडर जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की गई है इस थीम में। और ये थीम किसका है, तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप पढ़ रहे हो, तो वो थोड़ा टर्न क्वेश्चन देंगे, जैसे हर लैंड हर राइट जो है वो किसका थीम है, तो आपको पता होना चाहिए वो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का है। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है, 20 जून को, होप अवे फ्रॉम होम। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। बहुत इंटरेस्टिंग था इस बार का थीम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 19 जून। यहाँ पे आपको पीपीटी में दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पीपीटी शेयर हो जाएगा अगर आप अपना ईमेल आईडी देंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो 23 जून को होता है, लेट्स मूव। अच्छा था इस बार का थीम, लेट्स मूव। वर्ल्ड ड्रग डे, पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू प्रिवेंशन। वर्ल्ड MSME डे
मनाया जाता है 27 जून को और थीम क्या था? फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया 100। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 23 जून को। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखिए इस बार का थीम थोड़ा लंबा है नेशनल स्टैटिस्टिक डे का, लेकिन थीम का मतलब यही है कि हमें इस तरह से काम करना होगा ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ मूव कर सकें। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे बनाया गया है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। क्या है एस्ट्रॉयड डे का थीम? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये 30 जून को बनाया जाता है। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो में कहीं भी डाउट हो, कोई भी शिकायत हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।